हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 2। तो यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जो अभ्यास प्रश्न हैं, उनका आज हम भाग 2 लेकर आए हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। तो हम लिखते हैं बोर्ड पर, आप भी लिखा करो बेटे साथ साथ। यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न, और ये अभ्यास प्रश्नों का भाग 2 है। इससे पहले एक वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न भाग 2। ठीक है बेटे, तो आज हमें एक्सरसाइज के वीडियो का दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित के कारण बताइए। कहा गया है निम्नलिखित के कारण बताइए। किस किस के कारण बताने हैं देखते हैं ध्यान से। एक बड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि एनिलीन का पीकेबी मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। एनिलीन का पीकेबी मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन है ना बेटे, मिथाइल एमीन की तुलना में, मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण बताना है हमें। अधिक होता है। देखो इन्होंने कहा है, यहां कारण लिखेंगे बेटे हम, कारण यहां लिखेंगे कारण। इन्होंने कहा है एनिलीन का पीकेबी मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। देखो सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो हमारे पास कोई दुर्बल अक्षार होता है ना, मान लो दो अक्षार हैं, एक दुर्बल अक्षार है एक प्रबल अक्षार है। तो दुर्बल अक्षार का जो पीकेबी होता है ना बेटे, वो प्रबल अक्षार से अधिक होता है। प्रबल अक्षार से अधिक होता है। समझ में आई बात आपके? मान लो आपके पास दो बेस हैं, दो अक्षार हैं, एक तो दुर्बल एक प्रबल। तो जो दुर्बल अक्षार होता है उसके लिए पी के बी का मान अधिक होता है, और जो प्रबल अक्षार होता है उसके लिए पी के बी का मान कम होता है। ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो दुर्बल अक्षार होगा उसका पी के बी अधिक होगा। अब हमारे पास दो कंपाउंड है, एनिलीन और मिथाइल एमीन। यदि आप एनिलीन और मिथाइल एमीन को देखते हो ना, देखो ऐसा होता है एनिलीन,
ये बेंजीन रिंग है और इसके अंदर 3 बॉन्ड हैं और ऊपर जुड़ा हुआ है NH2। ये इसके पास एक लॉन पेयर है। ये तो होता है एनिलीन। और मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन कैसा होता है? ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2, इसके पास एक लॉन पेयर है। यदि मैं इन दोनों संरचनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपको कहूं कि बताओ दोनों स्ट्रक्चर्स, ऊपर वाला एनिलीन है, नीचे वाला मिथाइल एमीन है, दोनों में कौन सा ज्यादा प्रबल अम्ल होगा? कौन सा ज्यादा बेटे प्रबल अम्ल नहीं, प्रबल अक्षार, ठीक है, बेसिक करेक्टर होता है ना इसका, अक्षारीय प्रकृति होती है। इन दोनों में से कौन सा प्रबल अक्षार होगा? तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर आएगा, जिन्होंने पिछले सारे वीडियोस देख रखे हैं ध्यान से, उनका उत्तर आएगा कि सर CH3NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ज्यादा प्रबल अक्षार होगा इसके कंपैरिजन में। इसका कारण ये है कि जब आप एनिलीन को देखते हो ना, तो एनिलीन में ये जो 3 बॉन्ड आपको नजर आते हैं, ये पाई बॉन्ड हैं, ये अनुनाद करते हैं, अनुनाद। और अनुनाद के कारण क्या होता है कि ये जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो रिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी रिंग में लग जाता है काम में। क्योंकि आपको पता है कि इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनवाई थी हमने? 5 अनुनादी संरचनाओं में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में कहीं बिजी हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसकी अवेलेबिलिटी घट जाती है। तो वो उपलब्धता घटने के कारण नाइट्रोजन परमाणु एक दाता परमाणु की तरह व्यवहार कर ही नहीं सकता है। और जब नाइट्रोजन परमाणु NH2 में दाता परमाणु की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब लुईस अक्षार की भांति व्यवहार नहीं कर सकता है। और लुईस अक्षार की भांति व्यवहार नहीं कर सकता है, या फिर यूं कह दो कि बहुत कम व्यवहार होगा लुईस अक्षार की भांति, तो हम कहेंगे एनिलीन क्या है बेटे? एनिलीन एक दुर्बल अक्षार है। और जबकि आप यहाँ बात करो CH3NH2 की, तो आपको बताया CH3 एक प्लस आई ग्रुप है और अपने इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ NH2 की तरफ रखेगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। और जब NH2 की तरफ ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि दोनों इलेक्ट्रॉन NH2 की तरफ होंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्पीसीज को इजीली दिया जा सकता है, किसी भी स्पीसीज को इजीली डोनेट किया जा सकता है। और यदि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उप सह संयोजक बंध के रूप में, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में किसी भी स्पीसीज को दे दिया ना, तो आप समझ जाओ कि ये जो CH3NH2 है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, एक प्रबल अक्षार की तरह व्यवहार करेगा, जिसे आप लुईस अक्षार कह सकते हो। तो यहाँ सीधी सी बात है, पहले भी आपको पढ़ाया है भाई, C6H5NH2 और CH3NH2, कोई यदि आपसे पूछता है कि दोनों में से प्रबल अक्षार कौन सा है, तो सबको पता है CH3NH2 प्रबल अक्षार है, क्योंकि CH3 एक प्लस आई ग्रुप है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। जबकि एनिलीन में यदि आप बात करो तो ये C6H5 ग्रुप है, और C6H5 ग्रुप अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, जिसके कारण वो इजीली किसी भी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये है वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, यदि कंपैरिजन करो। तो जो आपके पास दुर्बल अक्षार है, दोनों में से कौन सा है बताओ? दुर्बल अक्षार एनिलीन है। और जब एनिलीन दुर्बल अक्षार है तो सीधी बात है, जो दुर्बल अक्षार होगा दोनों में से, दुर्बल अक्षार का pKb प्रबल अक्षार से अधिक होगा, अधिक होता है। ठीक है बेटे? तो इन्होंने कहा है एनिलीन का pKb मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। भाई ये दुर्बल अक्षार है तो pKb तो इससे अधिक होगा ही। ये दोनों में यदि कंपैरिजन करो, प्रबल अक्षार है, इसका pKb क्या होगा? कम। ठीक है, देखते हैं क्या लिखना है हमें। हमें लिखना है कि एनिलीन एक
दुर्बल क्षार होता है। एनिलीन एक दुर्बल क्षार होता है क्योंकि अनुनाद के कारण क्या होता है बेटे, अनुनाद जब होगा इसमें बेंजीन रिंग में, अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर, अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित है इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी स्पीशीज माने कोई भी परमाणु है, अणु है या आयन है, किसी भी स्पीशीज को सरलता से नहीं दिया जा सकता है उपसहसंयोजक बंध के रूप में। इसका कारण बताया है कि वीक बेस क्यों है एनिलीन, और वीक बेस है इसलिए एनिलीन का पीकेबी अधिक होता है, क्योंकि वीक बेस का पीकेबी क्या होता है, अधिक। ठीक है बेटे, ये बात बताओ समझ में आई क्या आपके? पीकेबी क्या होता है, अधिक होता है। जबकि यदि हम बात करें मिथाइल एमीन की, मिथाइल एमीन एक प्रबल क्षार है। मिथाइल एमीन एक प्रबल क्षार है। क्यों है प्रबल क्षार? क्योंकि CH3 एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है होने के कारण, प्लस आई ग्रुप होने के कारण क्या करता है बताओ? NH2 के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। अतः नाइट्रोजन परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पेयर कह दो या इलेक्ट्रॉन युग्म कह दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी स्पीशीज को दे पाता है। ठीक है बेटे, अतः इसका पीकेबी कम होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीकेबी क्या होता है, कम होता है, और जो वीक बेस होता है उसका पीकेबी होता है अधिक। तो आपको पता है एनिलीन और मिथाइल एमीन दोनों में वीक बेस कौन सा है, एनिलीन है। और जब एनिलीन वीक बेस है तो आपको समझ जाना चाहिए कि एनिलीन का पीकेबी मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होगा। क्लियर है बात? ये कंसेप्ट आपको इस तरह आना चाहिए बेटे जरूर। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। इथाइल एमीन जल में घुलनशील है जबकि एनिलीन नहीं है। इथाइल एमीन जल में घुलनशील है। क्यों है घुलनशील, अच्छा बताओ आप। और जबकि एनिलीन नहीं है।
क्या नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है। क्यों नहीं है घुलनशील? इसके कारण को हम स्पष्ट करेंगे। देखो मैं बताता हूँ कारण क्या है। इथाइल एमीन, इथाइल एमीन कैसा होता है बताओ? C2H5NH2, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। और एनिलीन कैसा होता है? ऐसा, ये बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग के ऊपर होता है जुड़ा हुआ NH2। ये तो है इथाइल एमीन और ये एनिलीन। अब सवाल ये आता है कि इथाइल एमीन पानी में क्यों घुल जाता है और एनिलीन पानी में क्यों नहीं घुलता है? देखो सीधी बात है बिल्कुल कि जो बेटे इथाइल एमीन है ना, इथाइल एमीन पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और एनिलीन पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। अब अगला सवाल ये खड़ा हो गया कि सर इसमें भी NH2 ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के योग्य है और इसमें एनिलीन में भी NH2 ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के योग्य है, पर फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इथाइल एमीन ही पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एनिलीन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा? कारण पता क्या है बेटे? ये जो NH2 ग्रुप है ना, इसे तो मैं कह सकता हूं जल स्नेही, क्योंकि इसकी आदत है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। और ये जो कार्बन वाला हिस्सा है, हाइड्रोकार्बन का हिस्सा C2H5, इस हिस्से को मैं कहूंगा जल विरोधी हिस्सा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कभी भी पानी में घुलना नहीं चाहता है, उसका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ जल स्नेही हिस्सा NH2 है और जल विरोधी हिस्सा क्या है? C2H5, यानी दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। तो जल विरोधी हिस्सा जल स्नेही हिस्से को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ये पार्ट छोटा है। और यदि ये छोटा हिस्सा है, छोटा पार्ट है, तो आपको समझ जाना चाहिए जल विरोधी जो हमारे पास श्रृंखला है वो छोटी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो उसका प्रभाव कम होगा। जल विरोधी का प्रभाव कम है, जल स्नेही का ज्यादा है। इसलिए इथाइल एमीन जल में घुलेगा, क्योंकि जल विरोधी हिस्से का प्रभाव क्या है? कम है, छोटा होने के कारण, और जल स्नेही हिस्से का प्रभाव अच्छा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा पानी के साथ और C2H5NH2 पानी में घुल जाएगा। अब यदि यहाँ बात करें हम, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है बेटे, बेंजीन रिंग में ये वाला हिस्सा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है, यानी मैं इसे कहूंगा कि ये है जल स्नेही। और ये बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन रिंग जल विरोधी है। इसमें पहली बात तो 6 कार्बन हो गए हैं और दूसरी बात श्रृंखला है और एक एरोमेटिक रिंग बन रहा है। तो एरोमेटिक, पहली बात तो कार्बन परमाणु 6 हो गए, दूसरी बात रिंग बन गया और वो भी एरोमेटिक रिंग बन गया। और एरोमेटिसिटी तो जो है वो और ज्यादा जल विरोधी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो जल विरोधी हिस्सा है वो थोड़ा मजबूत है इसके कंपैरिजन में, इसलिए जल विरोधी हिस्से का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जल स्नेही हिस्से को आखिरकार हारना पड़ेगा, जिसके कारण मैं कहूंगा कि एनिलीन पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग आने के कारण, जल विरोधी हिस्से का साइज बड़ा होने के कारण और एरोमेटिक नेचर आने के कारण ये जल में घुलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका जल विरोधी हिस्सा बड़ा है। जल स्नेही हिस्सा तो इसमें भी उतना ही है, इसमें भी, पर इसमें जल विरोधी हिस्सा छोटा था, इसमें जल विरोधी हिस्सा बड़ा या प्रबल हो गया है। तो हम सीधा सा एक उत्तर लिखेंगे कि इथाइल एमीन जो है ना, इथाइल एमीन को क्या लिखूं बेटे? C2H5NH2 लिख दूं। इथाइल एमीन जल में इसलिए घुल जाता है, जल में इसलिए घुल जाता है क्योंकि यह जल के साथ, क्योंकि यह जल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? इथाइल एमीन। जबकि एनिलीन, एनिलीन जल में इसलिए
नहीं घुल पाता है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब क्यों नहीं बना पाता है, इसका कारण भी मैं लिख देता हूं यहाँ, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। इसका कारण एनिलीन में उपस्थित जल विरोधी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग जल विरोधी हिस्सा बड़ा हो गया ना, तो इसका प्रभाव अधिक होगा। ठीक है बेटे, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में कि इथाइल एमीन पानी में घुल जाता है और एनिलीन पानी में क्यों नहीं घुलता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। तीसरे पार्ट में कहा है मिथाइल एमीन FeCl3 के साथ जल में अभिक्रिया करने पर, मिथाइल एमीन है और फेरिक क्लोराइड के साथ जल में क्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। ठीक है बेटे, तो यहां लिखेंगे कारण। बहुत सिंपल सा कारण है। इन्होंने कहा है कि मिथाइल एमीन FeCl3 के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। इसका कारण पता क्या है बेटे? ये जो CH3NH2 है ना आपका, माने मिथाइल एमीन, ये मिथाइल एमीन के अंदर एक खासियत ये है कि ये जल से अधिक क्षारीय है। जल से अधिक क्या है? क्षारीय। और बेटे यदि ये जल से अधिक क्षारीय है, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं, होने के कारण। देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। मिथाइल एमीन जल से अधिक क्षारीय होने के कारण एक प्रोटॉन ग्रहण करता है। प्रोटॉन को क्या करेगा बेटे? प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। और इससे क्या फायदा होगा प्रोटॉन को ग्रहण करने से? उससे फायदा ये होगा कि OH नेगेटिव आयन जो हैं मुक्त कर देता है उनको। मतलब ये बात कुछ बच्चों के समझ में कम आई होगी। देखो मैं बताता हूं क्या लिखा है। ये जो हमारा CH3NH2 है ना बेटे, CH3NH2 मिथाइल एमीन, ये इसके पास लोन पेयर है। आपने इसे किस में घोल रखा है? आपने घोल रखा है इसे पानी में। तो पानी को आप लिख सकते हो HOH, और आपको पता है प्लस माइनस। तो ये जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। यहाँ जाएगा, लोन पेयर चाहिए ना इसे चाहिए लोन पेयर। तो ऐसा करने से क्या होता है, CH3NH3 पॉजिटिव, देखो ऐसा नहीं होने जा रहा, NH2 था, H पॉजिटिव वहां आ गया है, तो क्या बनेगा
CH3NH3 पॉजिटिव, तो प्रोटॉन ग्रहण कर लिया और ये जल के OH नेगेटिव आयन बचे हैं अलग, ये मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि जो CH3NH2 है, जल से अधिक क्षारीय होने के कारण एक प्रोटॉन ग्रहण करके OH नेगेटिव आयंस को क्या कर देता है, मुक्त। प्रोटॉन तो ले लिया और OH नेगेटिव आयन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। विलयन में बहुत सारे OH नेगेटिव आयन फ्रीली मूव कर पाएंगे। और एक बात और है, ये तो बात है, आपने FeCl3 भी तो घोल रखा है और FeCl3 एक विद्युत अपघटय है। आपको पता है कैसे टूटता है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव, देखो 3 इकाई धनावेश प्लस 3Cl नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटता है। अब क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव आयंस जो विलयन में मुक्त हुए हैं, ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन से जुड़ जाते हैं। कौन से OH नेगेटिव आयन, ये। तो हम लिख सकते हैं कि ये OH नेगेटिव आयन Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन से जुड़कर क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जल योजित। जल योजित ऐसे लिख सकते हो आप, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं बेटे। कैसे बना लेते हैं मैं बताता हूं। देखो हमारे पास Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन है बहुत सारे, तो मैं लिखूंगा 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन भी बहुत सारे हैं, ये लिखे हमने OH नेगेटिव आयन। कितने लिखे, 2 3 6 कर दो इन्हें, 3 गुने करने पड़ेंगे ना। क्यों करने पड़ेंगे 3 गुने, क्योंकि 2 3 6 इकाई धनावेश है, तो 6 एकम 6 इकाई ऋणावेश होना चाहिए। तो इनके आपस में क्रिया करने के कारण क्या बनता है, FeOH का होल थ्राइस, और 2 Fe हैं, 6 OH हैं, तो यहाँ 2 लिख दो आप, 2 Fe और 2 3 6 OH, तो FeOH का होल थ्राइस। या फिर आप इसे लिख सकते हो, या इसे लिख सकते हो Fe2O3 इंटू 3H2O। दोनों का एक ही मतलब है, FeOH का होल थ्राइस लिखो या फिर Fe2O3 इंटू 3H2O। यही है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, ऊपर लिखा हुआ है देखो, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह बनता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, और इसके अवक्षेप हमें प्राप्त होते हैं बेटे। अवक्षेप का निशान हम इसके बराबर में लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या बताया गया है, इन्होंने बताया कि मिथाइल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में क्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। मतलब मिथाइल एमीन FeCl3 से रिएक्शन कर रहा और बना रहा फेरिक ऑक्साइड, और वो भी जल योजित। ऐसा क्यों होता है, तो हमने बताया कि मिथाइल एमीन जल से अधिक क्षारीय होने के कारण एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और OH नेगेटिव आयन को मुक्त कर देता है। इसने प्रोटॉन लिया पानी से और OH नेगेटिव आयन को फ्री कर दिया। ये जो OH नेगेटिव आयन फ्री हुए हैं वे Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन से जुड़ेंगे। ये OH नेगेटिव आयन Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन से जुड़कर जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, या उसे अवक्षेप के रूप में अलग करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 3। और अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 पर। देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है। यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो बेंजीन रिंग के ऊपर होते हैं, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। ऑर्थो एवं, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात है भाई। NH2 ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक
या डायरेक्टर भी लिख सकते हो आप, होता है। फिर एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा, फिर एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रोएनिलीन देता है। यथेष्ट माने काफी मात्रा में, काफी हद तक। यथेष्ट शुद्ध हिंदी का शब्द है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या देता है? मेटा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो इसमें एक बात समझनी है आपको। इन्होंने कहा है यद्यपि एमिनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टर है, मतलब यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, यानी एनिलीन की हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगी या तो पैरा पे होगी। पर फिर भी इन्होंने कहा कि यदि एनिलीन का आप नाइट्रीकरण करते हो तो यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बनता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, समझते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है बेटे कि जो यहां लिखते हैं, चलो कारण, यहां लिखते हैं कारण। देखो मैं बताता हूं क्या कारण है। इसका कारण है कि जो आपका कंसंट्रेट HNO3 आप यूज करोगे ना नाइट्रीकरण में, और कंसंट्रेट H2SO4, इन दोनों का प्रयोग करते हो ना, इन दोनों की उपस्थिति में पता क्या होता है बेटे? इन दोनों की उपस्थिति में जो एनिलीन होता है ना, वो एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। प्रोटॉन को मैं H पॉजिटिव लिख दूं, एक प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा? एनिलीनियम आयन बनाता है। एनिलीनियम आयन बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा? एनिलीनियम आयन। अब कैसे बनाएगा देखो मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास ये है एनिलीन, बहुत ज्यादा मात्रा में बना लेगा, और इसने एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया, प्लस कर लिया प्रोटॉन H पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? देखना जरा ध्यान से, NH2 का बन जाएगा NH3 और आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये है एनिलीनियम आयन। अब सवाल ये है कि बर्तन में अब दोनों चीज हैं, बर्तन में अब एनिलीनियम आयन भी है और बर्तन में अब एनिलीन भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एनिलीन एक प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब उस बर्तन में आपके बहुत सारी एनिलीन भी पड़ी हुई है, और उसी बर्तन में एनिलीन का एक बड़ा हिस्सा एनिलीनियम आयन में भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है बेटे। तो यहां आप लिख सकते हो, अब जो भी आपके पास बर्तन है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो, अब बर्तन में एनिलीनियम आयन व एनिलीन दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब बर्तन में आपका एनिलीनियम आयन भी होगा और एनिलीन भी होगा, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं आगे। इतनी बात तो समझ में आई आपके कि जो एनिलीन था वो प्रोटॉन लेके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्तन में एनिलीन भी है और बर्तन में एनिलीनियम आयन भी है। जगह नहीं बची, स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, आपने बर्तन में क्या लिया था? आपने बर्तन में लिया था एनिलीन, और एनिलीन में आपने क्या मिलाया?
कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। तो ऐसा करने से क्या हुआ, अब तक हमारा एनिलीन जो था C6H5NH2, उसका एक बड़ा हिस्सा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बर्तन में दो चीजें होती हैं, एक तो एनिलीन और एक एनिलीनियम आयन। ये जो एनिलीनियम आयन हमारे पास बने हैं, ये बेटे मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एनिलीनियम आयन, भाई दो चीज हैं, एनिलीनियम आयन कैसा होता है, मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर या मेटा निर्देशक होता है। और बेटे आप मुझे एक बात बता सकते हो कि यदि ये मेटा डायरेक्टर है या मेटा निर्देशक समूह है तो रिएक्शन कैसे दिखाएगा? रिएक्शन ऐसे दिखाएगा, देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NH3 और पॉजिटिव। ऐसा ही तो होता है एनिलीनियम आयन। और मेटा डायरेक्टर है तो ऑर्थो मेटा, रिएक्शन इस जगह होगी, ये दिखा दिया एक H। अब देखते हैं कि एक तो लो HNO3, देखो HNO3 को ऐसे ही तो लिखते हैं हम, और एक लो इसके साथ में H2SO4। इन दोनों की उपस्थिति में तो नाइट्रीकरण होता है। तो आपको पता है यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NH3 और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा। आपको पता है ये NO2 ग्रुप यहाँ आएगा। तो मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट, जो NO2 ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, वो कहाँ हुआ है, मेटा पोजीशन पर अटैच हुआ है। और कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव आया था NO2 ग्रुप जुड़ने के बाद, वो H पॉजिटिव आयन हो जाता है रिलीज, ये जो आया था। और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बन के आता है वो कुछ इस तरह का आता है। ऊपर तो NH2 है, यानी एनिलीन के मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, तो आप कह सकते हो मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका नाम आप बता सकते हो मेटा नाइट्रो एनिलीन। मतलब यहाँ एक बात समझ में आई है कि हमारा जो एनिलीन का एक बड़ा हिस्सा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हुआ था, और उस एनिलीनियम आयन में टॉप पे जो NH3 पॉजिटिव था ये मेटा डायरेक्टर था। और जब उसने HNO3, ये HNO3 है ना, HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करी तो मेटा पोजीशन पे ही उसका नाइट्रीकरण हुआ और मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन बना, मेटा नाइट्रो एनिलीनियम आयन। इसमें से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है या उत्सर्जित हो जाता है, और हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन बनती है। पर बेटे क्या उस बर्तन में केवल एनिलीनियम आयन ही है? उसमें तो बेटे एनिलीन भी है। और एनिलीन के बारे में आपको पता है, एनिलीन कैसी होती है? एनिलीन बताओ। ऑर्थो कोमा पैरा डायरेक्टर होता है। एनिलीन कैसा होता है बेटे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसलिए रिएक्शन कैसे दिखाएगा? देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है और टॉप पे जुड़ा हुआ है NH2। ऐसा ही तो होता है एनिलीन। ऑर्थो पे एक H दिखाओ, पैरा पे एक H दिखाओ, और रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही करो। कैसे? एक तो लो HNO3, HNO3 को ऐसे लिखना चाहिए, और एक लो H2SO4। होगा क्या बेटे? या तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, या फिर यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिलेगा। एक तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, टॉप पे तो NH2 है ही, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा NO2, और साइड प्रोडक्ट आपको पता ही है H2O निकलेगा। और दूसरा प्रोडक्ट हमें ऐसा मिलेगा कि बेंजीन रिंग तो है ही और टॉप पे आपका NH2 तो है ही, पर यहाँ जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे। ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो व पैरा नाइट्रो एनिलीन, इस तरह के दो प्रोडक्ट का आपको मिक्सचर मिलेगा। तो कुल मिला के बात यहां तक पहुंची है कि हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब
एक तो रिएक्शन आपको मेटा डायरेक्टर का भी प्रोडक्ट आपको मिलना है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का भी मिलना है। इसलिए हम इन सारी रिएक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये हमने एनिलीन बना दिया, देखो ध्यान से, ये है NH2, ये तो बना दिया एनिलीन, और एनिलीन में हमने ऑर्थो पे भी एक H दिखा दिया, मेटा पे भी दिखा दिया और पैरा पोजीशन पे भी एक H दिखा दिया, और रिएक्शन करा दी हमने नाइट्रिक एसिड लो कंसंट्रेट और H2SO4 लो कंसंट्रेट। ठीक है, कंसंट्रेट है तो या तो यहाँ से H, यहाँ से OH, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, भाई H2O निकलेगा, और 3 तरह के प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिलता है। सबसे ज्यादा पता कौन सा प्रोडक्ट बनता है? मैंने पढ़ाया था जब आपको एनिलीन पढ़ा रहा था मैं, सबसे ज्यादा बेटे ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और उसके बाद यहाँ के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये यहाँ NH2 है, मेटा पोजीशन पे NO2, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और सबसे कम मात्रा में बनता है ये वाला प्रोडक्ट, ये NH2 लिख दिया और यहाँ लिख दिया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, सबसे कम बनेगा। मतलब सबसे ज्यादा जो आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है वो लगभग 51% होता है, 51%। ठीक है बेटे, और ये जो मेटा प्रोडक्ट है दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ये होता है लगभग 47%, और ये लगभग 2% होता है। तो मतलब कहने की बात बड़ी सिंपल है कि हमें पता है NH2 ग्रुप अटैच है ऊपर, और NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो रिएक्शन यहाँ और यहाँ होनी चाहिए थी, यानी ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था और ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है कैसे बनी है, यही तो क्वेश्चन था उनका कि मेटा पे किस तरह जुड़ गया NO2 ग्रुप। तो मेटा पे इसलिए जुड़ गया क्योंकि जब एनिलीन को आप पानी में घोलते हो, उसका विलयन तैयार करते हो और उसमें कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 मिलाते हो, तो एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है एक H पॉजिटिव आयन रिसीव करने के बाद, और एनिलीनियम आयन होता है मेटा डायरेक्टर, तो उसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट बना है एनिलीनियम आयन की वजह से। ठीक है बेटे, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, या करता है, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, इसका कारण बताना है। ठीक है, इसका कारण हम यहाँ लिखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित क्यों नहीं करती है। बेटे क्या होता है आपको पता है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में AlCl3 का हम यूज करते हैं, और एनिलीन क्या है, एनिलीन लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। लुईस क्षार क्यों? क्योंकि आपको पता है NH2 जो है, इस NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर, और वो लोन पेयर यदि किसी को दे दिया तो लुईस क्षार की भांति तो कार्य करेगा एनिलीन। एनिलीन लुईस क्षार होने के कारण फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम प्रयोग करते हैं AlCl3 का। AlCl3 जो एक लुईस अम्ल है, क्या है बेटे, लुईस अम्ल। क्यों है ये लुईस अम्ल, आप बता सकते हो AlCl3 लुईस अम्ल क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम जब 3 Cl के साथ जुड़ता है तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 तो इसके अपने और 3 इसके, एक एक Cl का एक एक इलेक्ट्रॉन। और जब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या इसकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो पाएगी?
आपको पता है बाहरी कक्षा केवल तब संतृप्त होती है जब एल्यूमिनियम के पास या किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8, और इसके पास 6 हैं। देखो एल्यूमिनियम के पास 3 थे और 3 Cl से बॉन्ड बना लिया तो कितने हो गए, 6। 6 में तो कक्षा संतृप्त होने की नहीं बेटे, और जब 6 में कक्षा संतृप्त नहीं होगी तो उसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, और जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है उसे तो लुईस अम्ल कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि एनिलीन एक लुईस अक्षार है, और लुईस अक्षार होने के कारण क्या करता है, AlCl3 अर्थात लुईस अम्ल के साथ संकर बनाता है। लुईस अम्ल के साथ क्या बनाता है, संकर बनाता है। अब संकर तो समझते हो आप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़े थे ना, उपसह संयोजक यौगिक तो पढ़े थे हमने, किस तरह बनाता है संकर। देखो जरा, ये है हमारा, यहां लिखते हैं चलो, C6H5NH2, ये है एनिलीन, इसके बाद लोन पेयर है, और ये रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड आप इसे कह सकते हो। तो होगा क्या बेटे, C6H5NH2, जब ये लोन पेयर इसे दे दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। आपको पता है ये जो हमने 2 ब्रैकेट में लिखा है, ये तो एक संकर यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक जटिल यौगिक है, एक उपसह संयोजक यौगिक है, कुछ भी कह सकते हो आप। पर हमें एक बात पता चली है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसे दे दिया बेटे, AlCl3 को, जिसके कारण AlCl3 के तो ऊपर आ गया बेटे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बता दो आप, मैं पहले इस बात को लिख दूं, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर कैसा आवेश आया बेटे, धनावेश आ गया ना, धनावेशित हो जाता है। एनिलीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो गया। देखो, क्योंकि लोन पेयर तो इसने ही दिया है, इसलिए यही तो धनावेशित होगा, और धनावेशित होने के कारण क्या होगा, अतः फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ना बेटे, वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपको पता है इस बात का, जितनी भी नाभिक में रिएक्शन होती है सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अतः यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या आप लिख सकते हो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, के लिए विसक्रियक का मतलब, सक्रियक तो वो होता है जो रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, और विसक्रियक माने डीएक्टिवेटर, जो यदि रिएक्शन एक्टिवेट होना भी चाहती है तो उसे एक्टिवेट होने नहीं देगा। विसक्रियक की तरह कार्य करता है। मुझे एक बात बताओ आप, जब एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ध्यान से समझिए, थोड़ी सी गहरी बात है, एनिलीन है C6H5NH2, और जैसे C6H5NH2 है और इसके पास एक लोन पेयर था, वो लोन पेयर इसने इसे दे दिया एल्यूमिनियम को, तो नाइट्रोजन के पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और यदि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे अनुनाद दिखा रहे थे, और नेगेटिव 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 चार्ज 3 जगह या 2 जगह डेवलप हो रहा था, तो उस नेगेटिव चार्ज के डेवलप होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक था। आप एनिलीन के जब अनुनादी संरचना बनाओगे ना,
तो बेंजीन रिंग पे 3 जगह कम से कम आपको ऋणावेश मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मिलेगी। और जहां ऋणावेश मिलेगा वहीं तो इलेक्ट्रॉन इसने ही अटैक करेगा। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है, या फिर यहाँ अटैक करता है, या फिर यहाँ अटैक करता है। क्योंकि जब अनुनादी संरचनाएं आप एनिलीन का बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ 3 जगह आएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन इसने ही तो वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यदि ऐसा हुआ है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो वे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचने के और यहाँ नहीं पहुंचने के, तो पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं होने का, और पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं होने का तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज मुश्किल से डेवलप होगा तो साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का होना उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल साफ एक बात पता चल रही है कि नाइट्रोजन एटम यदि धन आवेशित हो जाता है NH2 का, यानी एनिलीन में जो ऊपर NH2 है उसका नाइट्रोजन परमाणु यदि धनावेशित हो जाता है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो ऋणावेश उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, वो घटना की संभावना कम हो जाएगी और रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी घटेगी। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप कह सकते हो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अच्छा, हमें इससे क्या पता चला है? अतः एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दे पाती है। ठीक है, रीजन ये है इसका। क्या रीजन है पता चल गया आपको? रीजन ये है कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में आप AlCl3 का यूज जरूर करोगे। और ये क्या है? लुईस बेस। ये क्या है? लुईस एसिड। ये क्या करेगा? लोन पेयर अपना इसे देगा, अपने आप नाइट्रोजन एटम अपने ऊपर कैरी कर लेगा पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन एटम को पॉजिटिव चार्ज कैरी करने दो, सारा रिंग का सिस्टम बदल जाएगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन उतना एक्टिवेट नहीं होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ना होके या एक्टिवेटर ना होके ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटर बन जाता है। और फिर रिएक्शन कहाँ से हो जाएगी बेटे? तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 देखते हैं बेटे क्या है। प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण में प्राथमिक एमिनो यानी प्राइमरी एमीन्स के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को गैब्रियल्स कह दो या गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 6। अरे ये तो बेटे 7वां क्वेश्चन है, छठा तो दूसरा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे उसे भी। अब लिख लिया तो पहले इसे ही करते हैं। यहाँ लिखते हैं इसका कारण। बीच में एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, उसे इसके बाद कर लेंगे हम। जो 6ठे नंबर वाला क्वेश्चन था उसकी जगह हमने ये 7वें नंबर वाला लिख दिया, कोई बात नहीं, उसे करेंगे। इन्होंने कहा है कि प्राथमिक एमिनो का यदि आपको संश्लेषण करना है तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण का ही आप प्रयोग करते हो, ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजन है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से या संश्लेषण से आपको शुद्ध प्राइमरी एमीन मिलेगा, उसमें सेकेंडरी या टर्सरी एमीन नहीं मिलेंगे अशुद्धि के रूप में। इसका कारण लिखते हैं क्योंकि गैब्रियल
थैलीमाइड रिएक्शन मैंने आपको लिखवा रखी है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण विधि द्वारा शुद्ध प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन भी लिख सकते हो, शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है तथा, यहां कोमा लगाओ, तथा उसमें द्वितीयक व तृतीयक एमीन अशुद्धि के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, अशुद्धि के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। अतः इस विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब शुद्ध प्राइमरी एमीन प्राप्त करने के लिए हम करते हैं इस विधि का प्रयोग, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ठीक है, या संश्लेषण। अब आ जाते हैं, जो हमारा छूट गया था उसे लिखेंगे नंबर 7। नंबर 7 पे देखो क्या है, एरोमेटिक एमीन्स को डाइजोनियम लवण एलिफेटिक एमीन्स से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। एरोमेटिक एमीन्स के डाइजोनियम लवण, अच्छा, एरोमेटिक एमीन्स के डाइजोनियम लवण को डाइजोनियम साल्ट लिख दूंगा बेटे, साल्ट माने लवण ही तो होता है। जो एरोमेटिक एमीन्स के डाइजोनियम साल्ट हैं वे एलिफेटिक एमीन्स से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। कोमा लगा दो, एलिफेटिक एमीन्स से प्राप्त डाइएजोनियम लवण से, बहुत सिंपल सी बात है, अधिक क्या होते हैं, स्थायी तो कहा है इन्होंने, अधिक स्थायी होते हैं। इसका भी हमें कारण बताना है क्यों होता है ऐसा। मतलब एरोमेटिक एमीन्स से बनने वाले डाइजोनियम साल्ट ज्यादा स्टेबल क्यों हैं? बहुत सिंपल सा कारण है, मैं बताता हूँ क्या कारण है। जो एरोमेटिक एमीन्स के डाइजोनियम साल्ट है ना, उनके अंदर बेंजीन रिंग होगा, पक्की बात है, एरोमेटिक है, और बेंजीन रिंग में अनुनाद होगा। और आपको पता है कोई भी यौगिक जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं दिखाता है वो यौगिक उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्थायी। तो हम लिखेंगे कि एरोमेटिक एमीन या एमीन्स के डाइएजोनियम साल्ट अधिक स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनुनाद का गुण पाया जाता है। अनुनाद का गुण आपको मिलेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, देखो चलो अच्छा देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये एक बेंजीन रिंग बनाओ आप, चलो
कुछ अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। 1 2 3 4 और 5 रिंग बनाए मैंने। और इसमें पहले रिंग पे आप N ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ दो। डाइजो ग्रुप ऐसा ही तो होता है। इसके पास एक लोन पेयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए ना। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा, फिर तो पॉजिटिव ही तो होगा। 5 में से 1 गया, 4 इलेक्ट्रॉन, जब भी तो 4 बॉन्ड बनाए। और यहाँ दिखा दो आप 3 बॉन्ड, ये पाई वाले, ये दिखा दिए। ये बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं हम बनाएंगे जो एक दूसरे में लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। और अनुनादी संरचनाओं के कारण ही इसमें क्या आता है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी आती है। देखो क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया तो इस नाइट्रोजन के पास तो बेटे 4 ही बॉन्ड बने, इस पे तो एक बॉन्ड की कमी है। तो ये जो आपके पास पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, वे शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ और यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ बना है डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड। ये N है और पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड बचा है, आपको पता है। और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले था और एक लोन पेयर ये पाई बॉन्ड की वजह से आ गया है, और नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है। पर आप समझ रहे होंगे कि जब यहाँ से एक लोन पेयर उठ के इधर गया तो इस कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा बेटे इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है, तो यहाँ से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ यदि बॉन्ड बनाएंगे, ऊपर का हिस्सा तो ज्यों का त्यों है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक पुराना लोन पेयर एक नया लोन पेयर। और यहाँ क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड तो ज्यों का त्यों है, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो इधर, पर इस कार्बन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस कार्बन पे पहले भी था ये बॉन्ड और अब यहाँ चला गया तो अब भी इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे तो अब भी है। फर्क पड़ा है इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऐसा यहाँ होगा, ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड, बाकी सब ज्यों का त्यों है। ये डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, नेगेटिव चार्ज है, पुराना लोन पेयर नया लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, ये बॉन्ड है। और यहाँ बना है नया बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ बना है, यहाँ। इस कार्बन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, और जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 3 बॉन्ड बचेंगे। तो ये जो लोन पेयर गया था, चाहे इसे मान लो इसे मान लो, ये लोन पेयर दोबारा लौट के आ जाएगा यहाँ आ जाएगा दोबारा। तो ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है पॉजिटिव है, यहाँ 2 बॉन्ड पहले थे, एक बॉन्ड और आ गया है, 3 बॉन्ड। और इसके पास बचा है केवल एक लोन पेयर, जो नया लोन पेयर था वापस चला गया। और यहाँ भी एक बॉन्ड बना है, यहाँ पुराना बॉन्ड है और ये भी है। तो इस तरह की हमें अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं डाइजोनियम साल्ट की। तो यदि एरोमेटिक यौगिकों से या एरोमेटिक एमीन से कोई डाइजोनियम साल्ट बनता है, तो वो डाइजोनियम साल्ट में आपको अनुनाद देखने को मिलता है, अनुनादी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। और आपको पता है कोई भी यौगिक जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं दिखाता है, वो यौगिक उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी, स्टेबल। तो इसलिए कहा अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा एलिफेटिक एमीन से प्राप्त डाइजोनियम साल्ट से अधिक स्थायी होते हैं। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, जबकि एलिफेटिक एमीन्स से प्राप्त डाइएजोनियम साल्ट या लवण अनुनाद न दिखाने के कारण
अनुनाद न दिखाने के कारण क्या होते हैं बताओ, क्या लिखेंगे? कम स्थायी या लेस स्टेबल। मतलब इसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम, एरोमेटिक के कंपैरिजन में, एरोमेटिक जो डाइजोनियम साल्ट है उसके कंपैरिजन में एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट लेस स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, यानी ज्यादा अभिक्रियाशील। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, कितने किए हैं क्वेश्चन की? 7 क्वेश्चन किए हैं कारण बताओ वाले, ये आपके समझ में आए होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, हमें समझना चाहिए कि कैसे होता है रिएक्शन, कैसे होता है, क्या कारण है। खाली चैप्टर को पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें उसके उदाहरण, पाठ्यनिहित और अभ्यास प्रश्न जरूर करने चाहिए, जब भी पता चलता है कि हमने कितना सीखा है और नया हमारा नॉलेज ग्रोथ करता है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।